साथ ही नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, बैंक्स और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे कि अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, यहाँ पर टिक मार्क वाला काम नहीं होगा। बिल्कुल आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसके नीचे उसका आंसर लिखा रहेगा और उसके जस्ट नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा रहेगा। उस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी भी लिखी रहेगी, जिससे कि रिवीजन करते वक्त आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे प्रश्न लेटेस्ट है। आइए देखते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। प्रश्न नंबर 1 है, अभी हाल ही में रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर कोविड-19 चल रहा है, तो सारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं, सारी प्रदर्शनी वगैरह जो भी हो रही है, वो सब ऑनलाइन या फिर वर्चुअली माध्यम से हो रही हैं। तो अभी हाल ही में रामायण पर ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी है प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन सी है श्री रामनाथ कोविंद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जयशंकर प्रसाद। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा इस ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। चलिए आपको इसके बारे में कुछ जानकारी बताते हैं, देखिए। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विश्व विरासत दिवस 2021 के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए महाकाव्य रामायण पर ऑनलाइन प्रदर्शनी का वर्चुअली उद्घाटन किया है। ऑनलाइन प्रदर्शनी का शीर्षक आपको याद रखना है। 2-3 चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो रही हैं। पहली कि राज्य मंत्री कौन है, तो प्रहलाद सिंह पटेल हैं। उन्होंने जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई महाकाव्य का रामायण पर ऑनलाइन प्रदर्शनी का वर्चुअली उद्घाटन किया। वर्चुअली यानी घर पर ही बैठ करके उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, और इसका शीर्षक क्या रहा? शीर्षक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो राम कथा भारतीय कथाओं के माध्यम से राम की कहानी रखा गया है। तो शीर्षक आपको याद रखना है। आपके अन्य परीक्षा जो भी है, जैसे एमपीपीएससी हो गई, एसएससी हो गया, इन सब परीक्षाओं में आपसे करंट अफेयर से संबंधित यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो राम कथा भारतीय कथाओं के माध्यम से राम की कहानी इस वर्चुअली कार्यक्रम का क्या है, शीर्षक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में किस बांध पर आईटीबीपी द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए है टिहरी बांध, ऑप्शन बी है पंचेत बांध, ऑप्शन सी है बाणसागर बांध, या फिर ऑप्शन नंबर डी है राणा प्रताप सागर बांध। तो कहां पर आईटीबीपी द्वारा वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, यानी कि यहां पर आपको जो भी पानी में खेल खेले जाते हैं उन सब खेलों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ऐसी जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर खोला गया है? आईटीबीपी के द्वारा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि टिहरी डैम पर ये जो है इंस्टीट्यूट खोला गया है। अब ये टिहरी डैम कहाँ पर स्थित है, किसने उद्घाटन किया, वो सारी जानकारी आइए हम आपको देते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड के टिहरी बांध में आईटीबीपी द्वारा वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WSAI भी कहते हैं, तो आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। ठीक है, तो दोनों आपको क्लियर हो गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो तीरथ सिंह रावत हैं, और जो अपने खेल मंत्री हैं भारत के, वो कौन है? किरण रिजिजू हैं। ठीक है, इस संस्थान में रोइंग, कैनोइंग, वाटर स्काइंग, स्पीड बोटिंग आदि खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये सारे के सारे जो खेल हैं वो किसमें, जल में खेले जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई उनमें इन सभी खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा और इनका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आईटीबीपी की बात आ गई। चलिए आईटीबीपी से संबंधित कुछ प्रश्न जान लेते हैं। तो आईटीबीपी की स्थापना कब की गई? तो 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की स्थापना की गई। आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, वहाँ पर आईटीबीपी का मुख्यालय है। और वर्तमान जो डायरेक्टर जनरल है आईटीबीपी के, वो कौन है? तो SS देसवाल जो है वो वर्तमान में आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो स्टैटिक वाले प्रश्न भी हैं वो भी आपको यहाँ पर साथ ही साथ में क्लियर होते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अभी हाल ही में विश्व जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ है, तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 151, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी 140, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 162। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 142वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अब पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ, दूसरा, तीसरा, तीनों बताएंगे। साथ ही साथ में सबसे लास्ट में स्थान किसको प्राप्त हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए,
20 अप्रैल 2021 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें कुल मिलाकर के 180 देश हैं, याद रखना है आपको। नॉर्वे ने लगातार 5वीं बार पहला स्थान हासिल किया है। देखो भाई, मैं एक बात कहता हूँ, जैसे किसी फ्रीडम सूचकांक वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और अगर नॉर्वे ऑप्शन दिया तो नॉर्वे को लगा दीजिए अगर पहला नंबर पूछा है, क्योंकि नॉर्वे लगातार मतलब ज़्यादातर जो लिस्ट आती है उनमें नॉर्वे पहले नंबर पर रहता है। ठीक है, चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। ठीक है, सबसे आखिरी स्थान इरिट्रिया को मिला है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये जारी की जाती है। एक संगठन है जिसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की जाती है। इसका मतलब यह है कि आपके देश में जो आपकी मीडिया है उसको कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, इसी को कहते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, चलिए 142वें नंबर पर है भारत 180 देशों की सूची में। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? अपने लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर लोक सेवक ही बनना चाहता है ना। ऑप्शन है 20 अप्रैल, ऑप्शन बी है 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 18 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी है 19 अप्रैल। चलिए आंसर देखते हैं। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है और किस वजह से मनाया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। सही आंसर बी, यानी कि 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं इसका रीजन क्या है मनाने का। तो देखिए, भारत में लोक सेवा दिवस हर वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नवनियुक्त जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे उनको क्या है संबोधित किया था। और अपने संबोधन में उन्होंने यह कहा था कि जो लोक सेवक हैं वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत का जो स्टील फ्रेम होता है, आपने फोटो देखी हुई, फोटो चारों तरफ फ्रेम लगा रहता है, तो उसी तरह उन्होंने कहा कि जो भारत के जो लोक सेवक हैं वो भारत के स्टील फ्रेम है, यानी एक तरह से भारत को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी, आंतरिक सुरक्षा उन्हीं के हाथों में। ठीक है, तो इस दिन जो है लोक सेवकों को गृह मंत्री जी ने संबोधित किया था, इस वजह से इस दिन 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, ये सारी जानकारी आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करते हुए जरूर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की पहली किस्त जारी की है? ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी है बिहार। और ऐसी योजनाएं आपकी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, क्योंकि ये साउथ वाली जो भी योजनाएं होती हैं थोड़ी सी कठिन होती हैं याद रखने में, इसलिए आपसे पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। चलिए देखते हैं ये योजना किसने चालू की है। सही आंसर भी, यानी कि आंध्र प्रदेश ने जो है वो ये योजना, यानी कि जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत यहाँ पर की है। ठीक है, चलिए पहली किस्त जारी कर दी है। आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने अभी हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। ठीक है, इसमें 10.88 लाख छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति की जाएगी, यानी कि कुछ ऐसे छात्रों को यहाँ पर चुना गया है जिनके लिए जो है फीस एक तरह से स्कॉलरशिप कह सकते हैं आप। ठीक है, तो उस स्कॉलरशिप की जो है पहली किस्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने जारी कर दी है 10.88 लाख छात्रों के लिए 672 करोड़ रुपए। ठीक है, ये दोनों आपको डेटा भी याद रखना है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री आपने ऊपर देख ही लिया वाई एस जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, अभी हाल ही में भारत और किस देश की सरकार ने मिलकर महासागरों में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश को रोकने के लिए समझौता किया है? जैसा कि आपको पता है सबसे ज़्यादा कचरा अब महासागरों में हो रहा है। सारा कचरा जो है प्लास्टिक वगैरह जो है वो सब महासागरों में जा रहा है, और महासागर जो जीव जंतु हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर के इससे संबंधित एक समझौता किया है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है जर्मनी या फिर ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर से, यानी कि जर्मनी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके लिए? तो महासागरों की सुरक्षा के लिए। आइए देखते हैं। तो भारत और जर्मनी सरकार ने नई दिल्ली में एक वर्चुअल समारोह में प्लास्टिक को समुद्री वातावरण में प्रवेश के रोकने के लिए तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब क्या है तकनीकी सहयोग का मतलब? टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्लास्टिक को समुद्र में जाने से रोका जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत सिटीज कम्बेटिंग प्लास्टिक एंड द मरीन नाम से एक योजना भी जारी की गई है। ठीक है, इस परियोजना को 3.5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के टेक्निकल मशीनों के माध्यम से जो है वो प्लास्टिक को वहाँ पर जाने में रोका जाएगा महासागरों में, और उसके लिए ये योजना चालू की गई 3.5 साल के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7, अभी हाल ही में मेधावोलू नरसिम्हन का निधन हो गया है। ये आरबीआई के कौन से क्रम के गवर्नर थे? ऑप्शन ए है 12वें, ऑप्शन बी है 13वें, ऑप्शन सी है 14वें या फिर ऑप्शन नंबर डी है 7वें। तो कौन से क्रम के ये गवर्नर थे? इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इनका एक टाइटल दिया गया है, इनको एक टाइटल दिया गया है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 13वें क्रम के गवर्नर थे। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं वो भी आइए आपको बताते हैं। तो देखिए,
आरबीआई के पूर्व गवर्नर मेधावोलु नरसिम्हन का निधन हो गया है। आरबीआई के 13वें क्रम के गवर्नर थे। इन्हें भारतीय बैंकिंग सुधार के पिता के रूप में जाना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, भारतीय बैंकिंग सुधार के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर मेधावोलु नरसिम्हन को भारतीय बैंकिंग सुधार के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनका कार्यकाल देख लेते हैं। तो 2 मई 1977 से 30 नवंबर 1977 तक इन्होंने कार्य किया था। भारतीय बैंकिंग सुधार में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई हैं? क्योंकि प्रथम है, जहां भी प्रथम शब्द लगेगा अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है मालवत पूर्णा, ऑप्शन बी है प्रियंका मोहिते, ऑप्शन सी अंजुम चोपड़ा या फिर ऑप्शन नंबर डी है दीपा कर्माकर। तो किसने यहाँ पर 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह किया है और ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर बी, यानी कि प्रियंका मोहिते ने ये जो चोटी है इसे फतह किया है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं प्रियंका मोहिते के बारे में। तो देखिए, पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले की रहने वाली प्रियंका मोहिते ने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह किया है। यह नेपाल में स्थित हिमालय का एक पुंजक है। इसमें 8000 मीटर से ऊंची चोटियां शामिल है। ठीक है, तो कितनी ऊंचाई? 8000 मीटर। ठीक है, इसे चढ़ाई करने के लिए सबसे कठिन माना जाता है, यानी रास्ता जो है वो बहुत ही दुर्गम है। ठीक है, और इसी पहाड़ी को यहाँ पर फतह किया है प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 प्रसार की वजह से पर्यटन पर रोक लगा दी है? तो पर्यटन को मना कर दिया गया, अब वहां पर पर्यटन नहीं हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले 2 लोगों ने और मना कर दिया था। किसने? कल ही हमने आपको बताया था, मेघालय ने मना कर दिया था पर्यटन के लिए और केरल ने भी पर्यटन के लिए मना कर दिया था। देखिए, ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अब पर्यटन नहीं होगा। कितने दिनों के लिए रोक दिया गया है, क्यों रोक दिया गया है, पूरी जानकारी आइए हम आपको देते हैं। देखिए, कोविड-19 प्रसार को देखते हुए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर पर्यटन को स्थगित कर दिया गया है। सेलुलर जेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर लाइट एंड साउंड शो को भी 22 अप्रैल 2021 से अगले 4 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। तो 2-3 स्टैटिक के प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। सेलुलर जेल कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहाँ पर है? वो भी आपका अंडमान निकोबार में ही स्थित है। ठीक है, तो ये जो भी स्टैटिक के प्रश्न क्लियर होते चल रहे हैं उनको भी अपने दिमाग में रखते चलिएगा। सारी जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है? ठीक है, तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यहाँ पर घोषित किया है किसी राज्य सरकार ने। आइए देखते हैं कब से कब तक है और कौन सी राज्य सरकार ने घोषणा की है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है केरल या फिर ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह योजना जारी की है। कब से कब तक लगेगा, आइए देखते हैं। देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की है। कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए ऐसा किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वह अपने घर पर रहें और बेवजह बाहर ना निकलें। हालांकि सभी चिन्हित कार्यालय जो है, सरकारी कार्यालय, वो तो खुले रहेंगे, लेकिन बेवजह आपको बाहर नहीं निकलना है। तो सप्ताह कब से कब तक है, याद रखिएगा, 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न थे आपके लिए। अब देखिए, रोज हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, जो लोग आंसर देते हैं उनका नाम हम अगले दिन वाली वीडियो में लेते हैं। देखिए, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, तो बहुत से लोगों ने डिटेल में जानकारी दी। चेरापूंजी मासिनराम में बारिश होती है। किन किन ने जानकारी दी उनका नाम देखते हैं। तो संगीता धुड़वे ने बहुत अच्छी जानकारी दी, संध्या पाटले, अतुल गुप्ता, कान्हा त्रिपाठी, इन लोगों ने बहुत सही जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिएगा। अगर आप कोई भी चीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं तो साथ ही साथ में वो आपके दिमाग पर भी छप जाती है। और ये प्रश्न अब इन लोगों से कभी जिंदगी में भी कभी ये गलत नहीं होगा। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, तो चेरापूंजी मासिनराम में होती है। ठीक है, चलिए आज के प्रश्न की बात करते हैं। तो आज आपको चंबल नदी पर स्थित 2 बांधों के बारे में बताना। कोई भी 2 डैम जो है वो चंबल नदी पर स्थित हो, उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। नेट से खोजिए, गूगल से खोजिए, जितनी जानकारी हो सके उतनी लिखिए। कम से कम 2 तो लिखिए। और जो भी आपको डैम या फिर चंबल के बारे में जानकारी हो वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आते रहते हैं। साथ ही साथ में MPPSC के लिए प्रैक्टिस सेट भी हम 12:30 बजे अपलोड करते हैं। कल हमने इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया था, आज भी हम 12:30 बजे एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के पास में और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।